नमस्कार। वर्ल्ड टी20 का वक्त आ गया है। वर्ल्ड टी20 यानी कि 130 करोड़ क्रिकेट फैंस के जहन में कई तरह के सवाल होंगे। सवालों के जवाब कौन देगा? सवालों के जवाब हमेशा की तरह देश के सबसे बड़े चैनल पर क्रिकेट के सबसे बड़े नायक सचिन तेंदुलकर, तालियों से स्वागत कीजिए। सचिन भाई, कई हजार बार आप ऊपर से नीचे इसी तरह से ड्रेसिंग रूम से आए हैं, लेकिन आज तो ये स्टेज, ये सेट जो है डिफरेंट है। ये है तो क्रिकेट का मैदान, लेकिन कई सारे सवाल आपसे पूछे जाने हैं। जैसे पिछले साल हुआ था 50-50 वर्ल्ड कप में, कुछ बदला तो नहीं? मुझ में तो कुछ बदला नहीं है, मगर आप में जरूर बदला है कि दाढ़ी बीड़ी बढ़ाई है, कुछ मन्नत वगैरह मांगी है। मन्नत है ना, पूरी देश की मन्नत है। मैंने सोचा जिस दिन धोनी के हाथ में वो 3 अप्रैल को वर्ल्ड टी20 होगा, उस दिन कटवा देंगे। परफेक्ट, हम सब सही रास्ते। मैं आपको बता दूं कि आज आपसे कई तरह के सवाल पूछे जाने हैं, और गेंद और बल्ले की लड़ाई तो आप हमेशा जीते हैं। ये आपका सबसे बड़ा हथियार, ये बल्ला मेरे पास है। बड़ी धज्जियां उड़ाई हैं आपने, हजारों रन बनाए हैं। अब देखना कि आज मेरे सवालों का और देश के फैंस के सवालों का जवाब आपके पास है कि नहीं। नया फॉर्मेट होगा। चलो आ जाओ, आइए। फॉर्मेट नया है। 50-50 से हम 20-20 पे आ गए हैं, और आप एक तरह से ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर पूरा देश आपसे जानना चाहता है सवालों के जवाब। 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और 20 सवालों में आपको पूरा का पूरा ये बताना है कि वर्ल्ड टी20 भारत आ रहा है वापस के नहीं आ रहा, क्योंकि ये इंडिया का कप तो है, लेकिन इंडिया में ही रहेगा, ये बड़ा सवाल है। आप तैयार हैं? जरूर। मैं आपको जो सवाल पूछे बता दूं कि पहले 6 जो सवाल हैं वो एक तरह से पार प्ले के तौर पर हैं। अब तो सलामी बल्लेबाज थे, अब देखता हूं कि मैं बचता हूं गेंदबाज के तौर पर या आप मेरी धज्जियां उड़ाएंगे। मैं कंडीशंस देखूंगा और उस तरह से प्लानिंग करूंगा। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। वर्ल्ड टी20 के लिए आप कितने उत्साहित हैं? कुछ खास तैयारी आपने की हो? पिछले साल तो आपने वर्ल्ड कप में अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान का मैच जीता, भारत जीता, उसके बाद आप मेलबर्न गए, साउथ अफ्रीका को हराया। इस बार सचिन तेंदुलकर की खास तैयारी क्या है? देखो, पिछली बार मैंने मेरे दोस्तों के साथ मैच देखा और हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इस बार मेरी खास तैयारी है। वापस मेरा और एक दोस्त जिसके साथ मैं क्रिकेट खेला, सौरव गांगुली, जो अभी CAB का प्रेसिडेंट है, उसने मुझे इनविटेशन दिया है, तो मैं 19 तारीख को इंडिया पाकिस्तान की मैच देखने कोलकाता जाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि मैदान में अगर सचिन तेंदुलकर रहेंगे तो भारत की जीत पक्की। वैसे भी पाकिस्तान ने कभी वर्ल्ड इवेंट में भारत को हराया नहीं, इस बार भी हम जीत लिख कर दे देते हैं। ये तो है सचिन तेंदुलकर की तैयारी, लेकिन दूसरा सवाल अब जो आपकी स्क्रीन पर। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, और ये बड़ा ही डराने वाला सवाल है। इंडिया का जो ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ डेथ है। इस ग्रुप पे सारी की सारी टीमें ऐसा लगता है एक दूसरे को हरा सकती हैं। भारत के अलावा न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है। आपको लगता है कि आप भी डरे हैं अंदर से? नहीं, आई थिंक हमारी टीम जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, और मैं यही समझता हूं कि अगर हमें ये देखना है कि हमें किस स्टैंडर्ड पे खेलना है। कॉम्पिटिशन्स तो आएंगे ही आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, मगर अगर हम हमारे स्टैंडर्ड पे चलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। फिर भी ऐसा होता है कई बार कि एक ऐसा पूल जिसे ग्रुप ऑफ डेथ कहा जाए, आपको उस 2 तरह से भी देखना पड़ता है। कई बार लगता है कि यार अगर क्वालिफाई कर गए तो सामने वाले पूल से शायद आसान मैच मिल जाएगा नॉकआउट्स में। मुझे लगता नहीं कोई मैच आसान रहेगा, क्योंकि टी20 में आपको इतना कम समय मिलता है कि अगर आपकी एक खराब फेज चल रही है तो वहां से बाहर आने में टाइम निकल जाता है, और उतने टाइम में मैच खत्म हो जाती है। ये ऐसे टेस्ट मैच की तरह नहीं है कि एक आधा सेशन खराब गया तो अगले 2 सेशन में मेकअप कर लेंगे। 4 गेंदें। यहाँ पे वक्त कम होता है, और आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है उसको चुस्त रहना बहुत जरूरी होता है, कि आपको समय के साथ चलना पड़ता है। यानी कि डरने की कोई बात नहीं? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, मगर अलर्ट रहने की बात जरूर है। अलर्ट इसलिए भी रहना है क्योंकि पहला ही मुकाबला जो है एक ऐसी टीम के साथ है जिसे डार्क हॉर्स माना जा रहा है। तो तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है वो इसी के मुतालिक है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच है और क्या ये सबसे मुश्किल मैच तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि टूर्नामेंट है, बड़ी टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है और पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ। देखिए, न्यूजीलैंड एक डार्क हॉर्स है, वो अच्छे खेलते हैं क्रिकेट और उन्हें एक डिफरेंट ब्रांड जो होता है क्रिकेट का वो खेलना सिखाया मुझे लगता है मैकलम ने, मगर मैकलम है नहीं अभी इस टाइम। तो मुझे ये देखना है कि केन विलियमसन की स्टाइल कैसे है लीडरशिप की, और वो किस ब्रांड की क्रिकेट न्यूजीलैंड को इंट्रोड्यूस करते हैं और उस तरह से आगे बढ़ते हैं। मगर मुझे लगता है कि मैकलम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे उनके लिए, तो उनका ना रहना टीम में दे विल मिस हिम। कप्तान के तौर पर भी बिल्कुल, प्लेयर तो वो काफ़ी डेंजरस प्लेयर है। जैसे कि हमने आईपीएल में इतने सारे मैचेस में देखा है कि उनके जो शॉट मेकिंग जो एबिलिटी है वो कुछ अलग ही है, और वो फेयरलेस प्लेयर। वो मैच का पहला बॉल भी स्टेप आउट होकर सीधा छक्का मार सकते हैं, और जब बॉलर सोच रहा है कि शायद ये एक दो बॉल देख ले, तो उनकी वो एक स्ट्रेंथ थी और उस ब्रांड की क्रिकेट उन्होंने न्यूजीलैंड को खेलनी सिखाई। इंडिया टेंटेटिव तो नहीं होगा, पहला मैच है होम क्राउड के सामने? नहीं, मुझे लगता नहीं हमें टेंटेटिव रहने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमने बांग्लादेश में अभी प्रदर्शन दिखाया तो हम अच्छे मोमेंटम में चल रहे हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि जब अच्छी चीज़ें हो रही है तो और दम लगा के आगे चलना इज़ इम्पॉर्टेंट। रिलैक्स तो होंगे नहीं, सारे प्लेयरों को पता है कि हमें रिलैक्स नहीं होना है। हर मैच को उसी अलर्टनेस से और उसी प्रिसीजन से प्लानिंग करनी है, और जो प्लानिंग करते हैं टीम मीटिंग में उसी तरह से गेम चलेगा आगे, वैसे नहीं है। वहां पे जाके भी आपको एक अवेयरनेस रखना पड़ेगा, एग्जीक्यूट भी करना है। तो चलिए ठीक है, न्यूजीलैंड आपने माना है कि खतरा है, लेकिन उतना बड़ा खतरा नहीं है जो ब्रेंडन मैकलम के साथ होता, मुझे लगता है ऐसे। चौथा सवाल, और चौथा सवाल तो ऐसा है कि बड़ा सेंटिमेंटल क्वेश्चन है। चौथा सवाल सचिन भाई वो है जो हर क्रिकेट फैन के दिल के साथ जुड़ा है। भारत पाकिस्तान मुकाबले को किसी जमाने में सुपरहिट मुकाबला कहते थे, अब उनकी टीम कमजोर दिखती है। क्या उसी तरह का नतीजा इस बार भी होगा या भारत डरे उनसे? शायद उनकी टीम कमजोर नजर आई बांग्लादेश में, मगर मैं समझता हूं कि ये मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। वो अभी वापस गए होंगे, उन्होंने प्लानिंग की होगी, उन्होंने कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी शायद किए होंगे और अलग माइंडसेट से यहाँ आ सकते हैं वो। तो हमें तैयार रहना चाहिए। भारत पाकिस्तान मैच कभी आसान नहीं होता, ऑलवेज हाई प्रेशर्ड गेम्स होते हैं, और उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। आप देखो, मोहम्मद हफीज, आफरीदी है, शोएब मलिक, बॉलिंग में भी अभी मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वहाब रियाज है। मैं कहूँगा उनकी टीम की बैलेंस जो है वो अच्छी है, मगर कॉन्फिडेंस लेवल लो है, वो चेंज हो सकता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं उसे हम अगर चालू रखेंगे तो मुझे लगता है कि सारे टीम हमसे थोड़े डरे रहेंगे कि ये टीम फॉर्म में है और उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। और जब आपको वैसे भी ईडन गार्डन्स के मैदान में देखेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी, तो उनके हौसले थोड़े से और कम हो जाएंगे कि सचिन भाई क्या करने आ गए, ये तो बाहर से भी भारत की सपोर्ट कराते हैं। चलिए, ये पाकिस्तान के मुकाबले की बात है, लेकिन आगे बढ़े, क्योंकि अभी तो हम न्यूजीलैंड पाकिस्तान की बात करें, लेकिन बड़ा सवाल जो है वो पांचवा है आपकी स्क्रीन पर। टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इस भारत की टीम की सबसे बड़ी ताकत इस टूर्नामेंट से पहले मुझे लगता है, अगर आप देखेंगे कि बैटिंग में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और एक फिक्स बैटिंग लाइनअप नहीं है हमारे पास, फिक्स बैटिंग ऑर्डर नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी। बीच में युवराज आए तो बीच में धोनी भी आए नेक्स्ट मैच में ऊपर बैटिंग करने, और बॉलिंग में भी कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं। अश्विन भी कभी कभी ओपन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे पास वो एक स्ट्रेंथ है कि हम प्रेडिक्टेबल नहीं है, हम सरप्राइज कर सकते हैं ऑपोजिशन को, और हमारे पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, आइदर वो बैटिंग ऑलराउंडर्स है या बॉलिंग ऑलराउंडर्स है। मगर अगर देखें कि बैकअप भी जो है हमारे पास, अगर अश्विन भी बैटिंग कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा बैटिंग कर सकते हैं और हरभजन खेलते हैं तो वो भी बैटिंग कर सकते हैं, तो हमारे पास वो एक बैलेंस अच्छा है। और ये 2 महीने में सब कुछ बदल गया ना। ऑस्ट्रेलिया जब हम गए थे वो T20 से पहले लग रहा था कि यार हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वो फिल इन द ब्लैंक्स इतने ज्यादा थे, लगता है एक एक कर हर खाना जो है वो भर गया।
हाँ, मुझे लगता है हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है गेंदबाजी में। आशीष नेहरा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बुमराह तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्राउंड के साइज भी चेंज हुए, तो उससे मुझे लगता है कि ना वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि आप जब फील्डिंग करते हो तो एंगल्स भी कट हो जाते हैं, डीप में जब फील्डर्स रहते हैं वहाँ भी एंगल्स कट हो जाते हैं, थोड़े विकेट के सरफेस जो होता है वो भी अलग था। बांग्लादेश में एक दो पिचेस थे वहाँ पे हेल्प थी बॉलर्स को। ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगा कि थोड़े फ्लैटिश विकेट्स थे और बॉलर्स उतने फॉर्म में नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया होम टीम थी, यहाँ पे हम होम टीम रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को हम T20 में ऑस्ट्रेलिया में भी हरा कर आए हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। छठा सवाल, जो इस पावर प्ले का शायद आखिरी ओवर है, वो आपकी स्क्रीन पर। 2007 में धोनी को पहली बार कप्तान बनाया गया और उस वक्त आपने इन्फ्लुएंस किया था वो डिसीजन। आज 2016 हो गए, 9 साल हो गए, धोनी की कप्तानी का वो जो सर्कल है वो घूमते घूमते दोबारा वहां आ गया। क्या एक बार फिर धोनी के हाथ में कप होगा? और दूसरा सवाल ये कि धोनी की कप्तानी में आपको कुछ बदलाव दिखा है 7 से लेकर अब तक? आई थिंक वो कप्तान के हैसियत में मुझे लगता है कि वो मैच्योर ही होते गए और उनकी जो एक स्ट्रेंथ हमेशा रही है वो काम रहते। प्रेशर मोमेंट्स तो आते ही है, मगर जब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हो तो आपको वो प्रेशर दिखता नहीं है। वो प्रेशर एब्सॉर्ब करने की उनकी ताकत बहुत अच्छी है और उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट टीम पे पड़ जाता है। अगर आप देखो कि अगर कप्तान नर्वस रहे और थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड रहे या वॉटेवर, तो उससे टीम पे थोड़ा कभी कभी असर पड़ जाता है उसका। मगर धोनी का एक कामनेस जो है वो मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रेंथ हमेशा रही है। और बात रही अगर जो एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए हमें ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वो वापस वर्ल्ड कप उठा सकते हैं तो उससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। नहीं, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में सिर्फ 2 कप्तान ऐसे हैं, धोनी और रिकी पॉन्टिंग, जो 3 ICC ट्रॉफीज जीते हैं। अगर इस बार भारत जीता है तो वो वाहिद कप्तान हो जाएंगे 4 ट्रॉफीज। बल्लेबाजी में थोड़ा सा डिप आया था उनका, बीच में ऐसा लगना शुरू होगा कि यार वो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसके गेंदबाजी में या बल्लेबाजी में कभी डिप आती नहीं है। ये मशीन्स नहीं है, ये हर रोज जाके प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, हर तीसरे दिन या चौथे दिन मैच होती है। तो कंसिस्टेंटली पूरे साल एक ही तरह बैटिंग करनी या बॉलिंग करनी थोड़ा मुश्किल काम है, वो होता नहीं है कभी। तो हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि एज अ टीम हम कैसे खेलते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इंडिविजुअल्स में कभी कभी ऊपर नीचे होता रहेगा परफॉर्मेंस, मगर एज अ टीम अगर हम अच्छे खेलते तो दैट इज समथिंग, वो उसकी चिंता हमें होनी चाहिए। हाँ, हालांकि कहते हैं ना कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। फाइनल बांग्लादेश में एशिया कप का बल्ला उठाया, चले गए, 6-7 गेंद में रन बना दिए और अभ्यास मैच जो साउथ अफ्रीका का था उसमें भी गए। वो आर्ट ऑफ फिनिशिंग लगता है कि दोबारा वापस आ गया। जितनी मैंने बैटिंग देखी उसकी, और जो बल्ले से बैट से जब बॉल निकलता है उसका जो आवाज आता है ना, वो कुछ अलग आ रहा था मुझे। आ रहा है इस बार? बिल्कुल, वो मुझे फॉर्म वाला आवाज आ रहा है और वो एक अलग माइंडसेट वाला आवाज आ रहा है। तो मैं यही उम्मीद रखता हूं कि ऐसे इसी तरह धोनी आगे बढ़े। नहीं, इस बात पर तो तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अगर धोनी के बल्ले की वो आवाज आ रही है तो तालियों की गूंज जो है वो वानखेड़े स्टेडियम से लेकर ईडन गार्डन्स तक हर मैदान में सुनाई देगी और शायद भारत के हाथ में वो वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी एक बार फिर आएगी। 6 सवाल हो चुके हैं, 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, भारत के टॉप 3 क्या इस टूर्नामेंट के सारी टीमों को देखकर बेस्ट टॉप 3 हैं? बिल्कुल, मैंने कुछ ही दिनों पहले कहा था कि हमारी जो T20 टीम का जो बैलेंस है अभी, जिस तरह से टीम खेल रही है, बैटिंग रहे या बॉलिंग रहे, हम लीडिंग टीम है इस टूर्नामेंट में। हम बाय फार मुझे लगता है कि हम नंबर 1 टीम है अभी, चाहे वो कॉन्फिडेंस रहे या मैच विनिंग एबिलिटी रहे। तो उनमें हमारे जो पहले 3 बैट्समैन आते थे वो तो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और जिस तरह से पिछले कुछ मैचेस में इन्होंने बैटिंग की है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा और ये जाके जरूर कुछ स्पेशल कर दिखाएंगे। ऐसा खास क्या हुआ है? रोहित शर्मा ने तो एकदम
इस साल में जो रन बनाए हैं और जिस तरह से पारी खत्म की है, पहला ओवर भी खेलना और 20वां ओवर भी खेलना, और फिर बोर्ड पर हम जानते हैं रन कितने बन जाते हैं, और विराट कोहली भी फॉर्म में है। आई थिंक ये जब टीम में अच्छे प्लेयर्स आए और उनमें आपस में कंपटीशन होने लगे कि कौन किससे बेहतर खेल सकता है और कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये एक अच्छी कंपटीशन है और ये अभी हुई है टीम में शुरू। तो मुझे लगता है कि इसका एंड रिजल्ट होता है वो हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि जब बैट्समैन और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगते हैं, उन कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते, वो खुश होते हैं अपने परफॉर्मेंस से, मगर सेटिस्फाइड ना होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी स्पोर्ट्समैन के लिए, वो मुझे दिख रही है यहाँ। अब मुझे याद है कि कुछ साल पहले आपसे सवाल पूछा गया था कि आपका तो कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता। विराट कोहली का सबको उस वक्त अंदाजा था, आपने विराट के साथ साथ रोहित का नाम भी लिया था। ये दोनों प्रॉमिसिंग प्लेयर है और वो मेरे सामने बैठे थे वहाँ पे और मैंने कहा कि आप दो हो जिन्हें इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाना है, मगर उनके साथ काफ़ी और भी प्लेयर आए हुए हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया हुआ है, और हमारी स्ट्रेंथ यही रही है कि हमारा जो बेंच है, जो खेल नहीं रहे प्लेयर्स, वो भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो ये एक हमारी अच्छी स्ट्रेंथ है और ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी साइन। कहते हैं कि आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होना चाहिए। अगला सवाल जो है, सवाल नंबर 8, वो इसी के मुताल्लिक है। युवराज सिंह, सुरेश रैना, धोनी, इन तीनों ने अपनी अपनी लड़ाई लड़ी और लगता है कि अपनी अपनी लड़ाई जीत रहे हैं। फिनिशर के तौर पर, पारी खत्म करने के तौर पर शायद ये भारत की ताकत बन सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो पहले कहूंगा कि वो लड़ाई कभी हारे नहीं, ढीले पड़ गए थे। हाँ, आई मीन अगर आप उनका कैरेक्टर देखोगे तो वो फाइटर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे तो वो कभी हार मानेंगे नहीं। मैच खत्म होने के बाद शायद ऐसा हो सकता है कि ऑपोजिशन आके हमसे बेहतर क्रिकेट खेले, मगर मैच होने के बाद वो पता लग जाता है। मैच जब चालू है तब आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे तो वो हार नहीं मानेंगे, एंड दैट इज़ लाइक एनी अदर चैम्पियन। तो मैं यही कहूँगा कि ये चैम्पियन है तीनों और ये मैच ख़त्म कर सकते हैं, और ऑपोजिशन यही सोचेगी कि चाहे 12 या 13 या 14 का रन रेट रहे, रिक्वायर्ड रन रेट, मैच ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये तीनों प्लेयर्स हैं जो छक्के एट विल मार सकते हैं और उन्होंने प्रूव किया हुआ है पास्ट में। तो मैं समझता हूँ कि ये कभी लड़ाई हारे ही नहीं। 4, 5, 6 रैना, युवराज और धोनी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है और बहुत सॉलिड बैटिंग लाइनअप है। तीनों के पास अलग टेम्परामेंट है, तीनों अलग तरह से गेम को अप्रोच करते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। अगला सवाल ले लें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। गेंदबाजी किसी जमाने में एक कमजोरी बन जाती थी, लेकिन जैसे आपने कहा, आशीष नेहरा आए या फिर बाकी गेंदबाज आए, तालमेल ऐसा बना कि अब भारत गेंदबाजी में भी विकेटें लेने जाता है, रन भी रोक देता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आशीष ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और जिस तरह से आप स्टार्ट करते हो मैच, वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है, और उसको फॉलो अप भी बुमराह ने बहुत अच्छी तरह से किया है। इसका ओवरऑल जो एक पॉजिटिव इफेक्ट है वो हार्दिक पांड्या पे भी पड़ा हुआ है। आप देख रहे हो कि उसने बैटिंग अच्छी की हुई है, तो उसका एक अच्छा असर उसके बॉलिंग पे भी पड़ा हुआ है। वो बॉलिंग में भी आके अच्छी जगह बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स निकाल रहे हैं। अश्विन अच्छी बॉलिंग कर रहे ही है, रविंद्र जडेजा भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, भज्जी खेला, भज्जी ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो ओवरऑल ये आप जैसे शुरुआत करते हो उसको अपने आप बाकी के बॉलर्स फॉलो करने लगते हैं, और एज अ यूनिट आप देखोगे तो मुझे अपना बॉलिंग यूनिट भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आप 3 तेज गेंदबाज 2 स्पिनर्स उतारेंगे या फिर आप 2 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर्स उतारेंगे? आई थिंक ये विकेट देखने के बाद ही हमें पता लगेगा कि कितनी ड्राई विकेट है, या उस पर घास है, या नॉर्मल विकेट है कि जिसपे बॉल ज़्यादा घूमेगा नहीं, और फिर ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ क्या है। ऑपोजिशन स्पिन खेलना पसंद करेंगे या फास्ट बॉलिंग खेलना पसंद करेंगे, ये पूरा बैलेंस देख के ही हमें टीम पिक करनी है। मगर आप जो भी टीम पिक करोगे, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास बैटिंग ऑलराउंडर्स भी है और बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी है, तो जो भी आप टीम पिक करो हमारा बैलेंस अच्छा रहेगा। और कम से कम अच्छी बात यह है कि किसी खिलाड़ी के बारे में ये नहीं कहते यार ये फील्डर अच्छा नहीं है,
फील्डर भी सब के सब जो है अच्छे हैं। आपने कंडीशंस की बात की और उसी से जुड़ा है हमारा 10वां सवाल। दो 2011 सबको याद है, 2011 में आप भी उस टीम में थे, भारत वर्ल्ड चैंपियन बना। होम कंडीशंस का क्या मतलब होता है और क्या इस बार भारत उन होम कंडीशंस का फायदा उठा पाएगा? होम कंडीशंस इंपॉर्टेंट होते हैं मगर कुछ हद तक होते हैं। होम कंडीशंस में आप खेल रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर मैच सिर्फ ग्राउंड पे जाना है और अपने आप जीत जाओगे। आपको जो हम कहते हैं कि है ना, प्रोसेस को फॉलो करो और रिजल्ट प्रोसेस को फॉलो करता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपना फोकस ना लूज करें और प्रोसेस को फॉलो करें, रिजल्ट फॉलो करते रहेंगे। जो हमने 2011 में किया था कि हमने रिजल्ट को ज़्यादा देखा नहीं था, हमने यही सोचा था कि हम पहला हाफ कैसा खेलेंगे और दूसरा हाफ फिर कैसा अप्रोच करेंगे, क्योंकि पहला हाफ मैच हमेशा सेट करता है और दूसरे हाफ में मैच जीता जाता है। तो पहला हाफ आप सेट करने में फोकस करें और फिर ऑब्वियसली उससे भी अच्छा बेटर परफॉर्मेंस से सेकंड हाफ में आप फॉलो करें। तो मैं समझता हूं कि प्रोसेस पे फोकस रखें, रिजल्ट पे ना। आपने कहा फर्स्ट हाफ में 10 सवाल जो है वो हो चुके हैं। 11वां सवाल आपके लिए। दो 2011 वर्ल्ड कप से पहले कई खिलाड़ी आए, इंटरव्यूज दिए, उन्होंने कहा कि सचिन पाजी का आखिरी वर्ल्ड कप है, हम उनके लिए जीतना चाहते हैं वर्ल्ड कप। इस बार आप अगर टीम को कोई मंत्र दें तो वो क्या हो, किस तरह से जीतेंगे? मैं यही कहूँगा कि देश के लिए खेलो, अपने फैंस के लिए खेलो। सारे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इंडिया के पास वर्ल्ड कप और प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें, ऐसे क्रिकेट खेले कि हम वाह वाह करते रह जाए। जीत का नारा है देश के लिए खेलो, देश के लिए खेलो। 130 करोड़ लोग जो है वो सुनकर बड़े खुश होंगे कि 11 या फिर 14 खिलाड़ी जो हैं वो देश के लिए खेले, और देश के लिए खेले तो जीत भारत की होगी, ये भी तय है, क्योंकि इस टीम में पोटेंशियल है। कोशिश करनी हमारे हाथ में होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिजल्ट की गारंटी आप नहीं दे सकते, क्योंकि दूसरी टीम भी जीतने आती है। हमारे हाथ में कोशिश करनी होती है, जो विदाउट एनी डाउट हमारे प्लेयर्स 100% कोशिश करेंगे। और इतने घंटों की प्रैक्टिस होती है, इतने घंटों की प्लानिंग होती है, वो जाके वहां पे एग्जीक्यूट करनी है। सही बात है। भारत अगर 100% देता है और उनका बिग मैच टेम्परामेंट देखते हुए इस बार हौसला एक बार फिर बढ़ा है। 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, ये थोड़ा पीछे जाने वाला सवाल है। 2007 की जीत सबको याद है, लेकिन 2007 में हमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले नहीं दिखे थे उस वर्ल्ड T20 में। ऐसा क्या हुआ था? अगर आप पीछे जाएं, क्या डिसीजन क्यों लिया गया था? क्या आप नहीं खेलेंगे? 2007 में जब हम आयरलैंड में खेल रहे थे, पहले वो साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे थे, इंग्लैंड से पहले। बिल्कुल। और वहाँ पे जिस तरह से मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं इंग्लैंड टूर के बाद उस स्टेट में नहीं रहूँगा कि साउथ अफ्रीका जाके compete करूँ और अपना 100% दे सकूँ टीम को। और अगर कोई प्लेयर पहले ही अगर ऐसा सोचता है कि मेरे फिजिकल कंडीशन की वजह से मैं वहाँ पे जाके एक लायबिलिटी बन सकता हूँ, और मुझे लग रहा था कि मैं पूरा फिट नहीं रहूँगा, मैं दौड़ नहीं पाऊँगा जैसे मुझे दौड़ना चाहिए वैसे, तो मुझे वहाँ नहीं रहना चाहिए। और इसी वजह से मैंने कहा था कि मैं नहीं खेल सकता हूँ, क्योंकि मुझे यही चाहिए कि वहाँ पे जाके टीम यही सोचे कि हम यहाँ हम जीतने के लिए आए हैं सब। तो उसमें ऐसा कोई ऐसा प्लेयर होना नहीं चाहिए जो सोचता है कि ना मैं 100% नहीं दे सकता हूँ और उससे टीम को अफेक्ट कुछ हो जाए। तो मुझे लग रहा था वैसे, इसलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं खेलना है। आपने कहा, और उसके बाद राहुल, सौरव, अनिल कुंबले, इन्होंने आपसे बात की? हमने एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात की, ज़्यादा नहीं बात की, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है। ये हर एक इंडिविजुअल अपना स्टेट ऑफ माइंड क्या है, फिजिकल कंडीशन क्या है, वो सब कुछ कंसिडर करके ही डिसीजन लेता है। तो मुझे लगा कि मैं तैयार नहीं था। आपसे नाराज तो नहीं हुआ इनमें से कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि यार चले जाते तो अच्छा था।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि आज तक का मैंने जो भी डिसीजन लिया है समझ के डिसीजन लिया है, और कोई भी डिसीजन मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ। 13वां सवाल थोड़ा ट्रिकी है, और ये मुझे लगता है कि अनलकी 13 है या पता नहीं इसे हम इससे पार पाएंगे। 13वां सवाल हमारी स्क्रीन पर। बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम शानदार खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया में जीत कराई, श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश में एशिया कप जीता, वार्म अप मैचेस में बड़ी अच्छी शुरुआत की थी। कहीं हम पहले तो नहीं पीक कर रहे, या फिर बड़ी टूर्नामेंट के लिए पीक कुछ नहीं है, आपको लगातार जीतना है, डरने की कोई बात तो नहीं है? हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, हारने का मत सोचो, अच्छी चीज़ों पे फोकस करो। मैं इस पोजीशन में रहना पसंद करूंगा रादर देन कोई और टीम जो अपना फॉर्म अभी भी ढूंढ नहीं पाए, किस तरह का कॉम्बिनेशन हमें खिलाना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं सोच रही हम यही सोच रहे हैं कि हमें इस लेवल पे चलना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है हैंडल करने के लिए। ये अच्छा प्रॉब्लम है, और 13 से 14 जाने के लिए भी सही वक्त है। 14वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। आपके लिहाज से और इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट को देखते हुए 4 टीमें जो आपको लगती है सेमीफाइनल में जाएंगी। 4 टीमें मुझे लगता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये इस पूल से बिल्कुल, और दूसरे पूल से साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड भी जाएंगे। आपको क्यों लगता है कि मुझे यही ऐसा लगता है ये ऐसे होगा ही, ऐसे नहीं पता मुझे, मगर मुझे लगता है कि ये चारों टीम आगे बढ़ेंगी। ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम है, लेकिन इस इवेंट में कभी जीते नहीं है वो जीते नहीं है, मगर उनके पास अच्छा बैलेंस है। हाँ, बॉलिंग में जैसे उन्हें चाहिए था वो कॉम्बिनेशन है नहीं उनके पास अभी, मगर जो बैकअप बॉलर्स भी है वो ठीक ठाक बॉलर्स है। उनके पास बैटिंग बहुत अच्छी है, और उनके काफ़ी सारे प्लेयर्स आईपीएल खेल चुके हैं, तो उन्हें इंडियन कंडीशंस में क्या एक्सपेक्ट करना वो पता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया आगे जाए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इस पूल से, और सामने से आपने कहा इंग्लैंड, जिन्होंने शायद अपनी टीम को बदला है, और साउथ अफ्रीका जो चोकर्स ही रहते हैं हमेशा। अब वो आई थिंक ऐसे हुआ है कि पहले के ना बड़ी मैच में आए और समहाउ उनकी प्लानिंग की तरह जो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उनकी प्लान्स, मगर ये चेंज हो सकता है। ऐसे नहीं है कि ये कभी चेंज नहीं होगा। ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स उनके सामने आए हैं, मगर उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। एबी डिविलियर्स की आप बात करो, जितनी बात करो इनफैक्ट वो कम है। तो उनका मैं कहूँगा कि उनके पास प्लेयर्स है जो थ्रेटन कर सकते हैं किसी भी ऑपोजिशन में। और इंग्लैंड आपने वैसे भी कहा है कि उनके पास T20 के लिए बाकायदा अच्छे खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के पास भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है। मैं समझता हूँ कि मॉर्गन और जॉश बटलर, हेल्स, ये सारे प्लेयर्स जो है वो मैच विनर्स हैं। और बॉलिंग अटैक भी मुझे इंग्लैंड का अच्छा लगता है। उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। बहुत बार ऐसे भी हो चुका है कि मोइन अली को इतना ज़्यादा रेट नहीं करते, मगर वो हमेशा आके सरप्राइज कर जाता है ऑपोजिशन को। और अभी जैसे थोड़ा वक्त बीता है, लोग अप्रिशिएट करने लगे कि नहीं, मोइन अली देख के बॉलिंग करता है, कि ऐसे नहीं कि आके बॉल डाल देता है और अपने आप विकेट मिलते हैं, वो सोच के बॉलिंग करता है। आदिल रशीद भी अच्छे हैं। आपने मोइन अली की बात की, आदिल रशीद, मोइन अली, इन कंडीशंस में दोनों अच्छे हैं। आदिल रशीद भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, क्योंकि जो बीच के ओवर्स रहेंगे उसमें अगर आदिल रशीद मिक्स करते रहेंगे लेग स्पिन और गूगली, और एक अच्छे पेस में डालेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे टेंडेंसी हो जाती है लेग स्पिनर की कि वो अपने नॉर्मल पेस में नहीं करते, वो तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है वो थोड़ा आस्ते बॉलिंग करेंगे तो फ़र्क पड़ जाएगा। 15वां सवाल ले लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। 15वां सवाल, आपके दोस्त युवराज सिंह, आपके चेले क्या अपने पुराने अंदाज में लौट आए? क्योंकि जब उन्होंने वापसी की
वो लग नहीं रहा था कि बल्ले के साथ वही युवराज है, लेकिन गेंद डाला, उसके बाद छोटी पारी और पाकिस्तान की वो 14 नॉट आउट, उसके बाद से लगा कि युवराज आहिस्ता आहिस्ता वो पुराने युवराज बनते जा रहे हैं। मुझे वो नज़र आया कि यूवी का माइंडसेट थोड़ा चेंज हो रहा है अभी, और जहां हम सब चाहते हैं कि यूवी का माइंडसेट हो, उसी डायरेक्शन में वो आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। और ये अच्छी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि पहले जब शुरुआत की यूवी ने तो थोड़ा टेंटेटिव लग रहे थे, और ये बहुत बार होता है प्लेयरों के साथ कि कभी कभी अलग फीलिंग आती है कि जैसे बैट पे बॉल लगना चाहिए वैसे लगता नहीं है, मगर वो फेस पीछे है। अभी आगे क्या होता है वो देखेंगे हम सब, और जो फ्यूचर है वो मुझे थोड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने धोनी के साथ भी कहा कि जो बल्ले पे जब बॉल लगती है उसका आवाज़ आता है, वो मुझे अलग आने लगा है आवाज़। और उससे भी मैं ज़्यादा कुछ नोटिस कर रहा हूँ यूवी के बैटिंग में, उसका फुटवर्क मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है अभी, और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। पॉजिटिव यानी कि गेम की तरफ जा रहे हैं, गेंदबाज की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। 15 ओवर का खेल हो चुका है, कई सवालों का जवाब हमें मिल चुका है, लेकिन अभी भी 5 बड़े सवाल हैं। और सचिन भाई, 5 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हमें रैपिड फायर चाहिए, हमें जवाब चाहिए। अब आप 15 ओवर में काफी ठीक ठाक रन बना चुके हैं, लेकिन ये 5 ओवर अगर आप बहुत अच्छे खेल गए तो फिर आप जिता देंगे। रैपिड फायर यानी कि 5 आखिरी सवाल, और पहला सवाल यानी कि 16वां सवाल आपकी स्क्रीन। एक्स फैक्टर, एक नाम या एक फैक्टर जो कि इस टीम का सबसे बड़ा मोटिवेटर रहेगा या फिर ताकत रहेगी। मुझे लगता है कोई भी एक चीज नहीं हो सकती, 11 प्लेयर्स होते हैं। मतलब 1 और 1 11 प्लेयर्स जब इकट्ठा आके खेलेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और वही हमारी हमेशा स्ट्रेंथ रही है, और इंडियन टीम वैसे ही आगे जाए। चलिए ठीक है, यानी कि ये एक एक्स फैक्टर नहीं, 11 एक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगला रैपिड फायर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। टीम इंडिया को डराने वाली एक टीम जो आपको लगता है कि इन कंडीशंस में भारत को चुनौती देगी। मैं ये नहीं समझता कि हम किसी से डरते हैं, मगर एक टीम अगर पिक करनी है जो चैलेंज कर सकती है हमें, मुझे लगता है वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड को मैं रेट करता हूं। चलिए अगला सवाल रैपिड फायर में। वैसे तो हम 3 टिप्स मांगना चाहते थे आपसे, लेकिन एक टिप, एक मंत्र इस टीम के लिए। मैं कहूंगा जो बीच वाले ओवर्स हैं उसमें बैटिंग और बॉलिंग बहुत क्रिटिकल रहेगी। 7 से 15 बिल्कुल। वो स्टेज में हमारी अगर स्पिन बॉलिंग चलती है बीच में, तो कैसे वो उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये टीमों में काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो हमारे कंडीशंस में खेले भी नहीं है, तो उनके अगेंस्ट वो हमारा अच्छा वेपन बन जाएगा। चलिए अगला सवाल ले ले रैपिड फायर का। एक्स फैक्टर तो आपने कहा था कि 1 नहीं 11 है, लेकिन इस टीम का छुपा रुस्तम कौन है? छुपा रुस्तम जिस पर दुनिया की शायद अभी नजर नहीं है, लेकिन जो ऐन मौके पर भारत को जिता सकता। मुझे लगता है वो प्लेयर है बुमराह वो प्लेयर है, क्योंकि उनकी एक्शन थोड़ी डिसेप्टिव है, और वो लगते हैं उतने स्लो नहीं है। वो उनका बॉल आके बैट में लगता है जोर से, खेलने के बाद ही पता लगता है कि नहीं, ये जितना सोच रहे थे उससे थोड़ा तेज आ रहा है उनका बॉल। तो मैं बुमराह को रेट करता हूँ। बुमराह के लिए बहुत बड़ा मौका रहेगा, और 19 ओवर या 19 सवालों का खेल हो चुका है, 1 रह गया है। 1 शायद ये तय करेगा कि मैच इस तरफ या उस तरफ। तो आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर। देश 3 अप्रैल की रात जश्न मनाएगा। पिछला वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, वो 2 अप्रैल को हुआ था, ये 3 अप्रैल को है। मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ बदल सकता है। यानी कि सिर्फ मैदान का फर्क है। वो वानखेड़े स्टेडियम था, और 3 अप्रैल को जश्न मनाया जाएगा ईडन गार्डन से, वहां से आगाज होगा। हम यही उम्मीद रखते हैं और टीम को ऑल द बेस्ट कहते हैं।
3 अप्रैल को वो जश्न शुरू होगा ईडन गार्डन से, पूरे देश भर में होगा। उसकी भी खास तैयारियां मुझे लगता है हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मौका है भारत के पास, सुनहरा मौका है। मगर इतना भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए हमें। जैसे कि मैंने कहा कि हम प्रोसेस पे फोकस रखें, रिजल्ट अपने आप फॉलो करता रहेगा प्रोसेस को। तो यही सबको कहूँगा कि 3 अप्रैल तक ना भागे, मैच बाय मैच जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि 3 अप्रैल को आप वहां पर हो एक बार फिर ईडन गार्डन्स में, क्योंकि वो वर्ल्ड T20 जब भारत के हाथ में एक बार फिर होगा तो हम आपको भी वहां पर देखना चाहते हैं। जरूर। चलिए ठीक है, आपको एक बार फिर बता दें कि सचिन तेंदुलकर रहेंगे तमाम मैचों में हमारे साथ, लेकिन अगर भारत को वर्ल्ड T20 जिताना है तो बने रहिए आज तक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।